हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 31st एपिसोड ऑफ द बॉयज कॉमिक सीरीज, जहां हम बात करेंगे इशू 38 की, जो बेसिकली फीमेल की ओरिजिन कवर करता है। तो आप इस वीडियो को जस्ट फीमेल की कॉमिक ओरिजिन की तरह भी देख सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस इशू के कवर पेज को 1979 की एलियन मूवी से इंस्पायर होकर बनाया गया है, या आप कह सकते हैं कि उसकी पैरोडी की तरह बनाया गया है। तो इशू स्टार्ट होता है फ्रेंची से, जो फीमेल के पर्सपेक्टिव से ह्यूई को उसकी कहानी बताता है। क्योंकि फीमेल बोलती नहीं है, इसलिए उसकी कहानी फ्रेंची सुना रहा होता है, पर इस तरह से कि मानो फीमेल ही कहानी सुना रही हो। तो फीमेल पैदा हुई होती है जापान में, जहाँ फ्रेंची के अकॉर्डिंग फीमेल के पैदा होने के एक हफ्ते बाद ही एक कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से फीमेल के पापा एक सूमो चैंपियनशिप में एक बड़ी सी जर्मन वुमेन के नीचे दबकर मर जाते हैं। उसके अलावा उसकी मम्मी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी टोक्यो कॉर्पोरेशन में काम करती है, जो कि वॉर्ड जैसी एक कंपनी है। यही हम देखते हैं कि फीमेल की मम्मी डे केयर और केयर टेकर का खर्चा बचाने के लिए फीमेल को भी अपने साथ चुपके से ऑफिस में ले आती है, जो कि अभी एक बहुत छोटी बच्ची है। और एक दिन जब उसकी मम्मी का ध्यान नहीं होता, वो अपने मम्मी से दूर ऑफिस में घूमने लग जाती है और घूमते घूमते एक लैब में पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर उडर्जो नाम का एक साइंटिस्ट अपने 2 असिस्टेंट्स को डांट रहा होता है। उडर्जो कहता है, हमारे पास मौका है कि हम अमेरिकन से आगे निकल सकें अगर 2 बेसिक बातों का ध्यान रखा जाए। पहला, कि मैं कंपाउंड वी की सिंथेटिक कॉपी को स्टेबलाइज कर सकूं। और यहाँ हमें पता चलता है कि कंपाउंड वी के बारे में CIA के अलावा और भी कई लोगों को पता है। इनफैक्ट इस कंपनी के पास तो उसकी एक सिंथेटिक कॉपी भी है। पर जैसा हमें पता है कि वॉगल बॉम्ब के बाद खुद वॉर्ड भी उसे कंप्लीटली स्टेबलाइज नहीं कर पाई, तो बाकियों के लिए ये कहाँ ही पॉसिबल होगा। खैर, डॉक्टर उडर्जो आगे कहता है, और दूसरी बात, तुम्हें बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रखनी होगी। पहली बात का ध्यान मैं रख रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि दूसरी बात का ध्यान रखा जाएगा जब तक तुम दोनों बेवकूफ़ एक दूसरे के ही साथ खेलना ना छोड़कर मेरे एक्सपेरिमेंट से बचे रेसिड्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। जैसे ये इस बाल्टी में पड़ा रेसिड्यू, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट पैर रख ही दिया था। जिस पर उसके असिस्टेंट उससे माफ़ी मांगते हैं और उस रेसिड्यू को फेंकने की बात करते हैं। पर उडर्जो कहता है, नहीं बेवकूफ़, तुम इसे फेंकोगे नहीं, बल्कि एक प्रॉपर कंटेनर लाके इससे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डील करोगे। जिस पर उसके असिस्टेंट्स हामी भरते हैं और फिर कहते हैं, बाकी अगर आप अपने काम की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें तो हम आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग बेहतर अरेंजमेंट कर पाएंगे। जिस पर डॉक्टर उडर्जो उनकी चालाकी समझते हुए जवाब देता है, हाँ मुझे पता है कि मेरे काम को तुमसे शेयर करने से हमारे बॉस काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि फिर वो मुझे हटाकर आधी सैलरी में ही कुछ नौसिखियों को रख सकते हैं, कुछ तुम्हारे जैसे ही। क्यों, है ना? मेरा काम सिर्फ मेरे दिमाग में रहता है, मैंने किसी तरह के नोट्स भी नहीं बनाए हैं, तो उन्हें ढूंढने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से निकलो। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर उडर्जो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है। इस कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि उडर्जो ने कंपाउंड वी की कॉपी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन और स्टैट्स हैं उन्हें किसी से शेयर नहीं किया है, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड रखा है, ताकि कल को उसके असिस्टेंट्स ही उन नोट्स को लेकर उडर्जो को ही प्रोजेक्ट से बाहर ना करवा दें। पर इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि असिस्टेंट्स के कंटेनर लाने तक उडर्जो उस बाल्टी को अपने पास ही रख देता है और अपने काम में लग जाता है। पर इसी बीच फीमेल घूमते हुए वहाँ आ जाती है और उस कंपाउंड वी के रेसिड्यू से भरी बाल्टी में चली जाती है, जिसके बाद उसे उसकी सुपर पावर्स मिल जाती हैं। डॉक्टर उडर्जो को उस बाल्टी से आवाज़ आती है, तो वो बाल्टी के अंदर देखते हैं और उसमें पड़ी फीमेल को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों असिस्टेंट्स कंटेनर ला ही रहे होते हैं कि उन्हें अंदर से उडर्जो के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि फीमेल, जिसे सुपर पावर्स मिल चुकी हैं, वो उडर्जो का चेहरा उसकी बॉडी से अलग कर देती है। और ये सुनकर प्रेजेंट का ह्यूई भी थोड़ा डर जाता है। स्टोरी आगे बताते हुए फ्रेंची, जो कि फीमेल के पर्सपेक्टिव से स्टोरी बता रहा है, कहता है कि इसके बाद मुझे ऑफकोर्स कैद कर लिया गया और मैंने उस दिन के बाद से अपनी माँ को कभी नहीं देखा। शायद उनका मुंह पैसे देकर बंद करवा दिया गया होगा, और क्योंकि उस डॉक्टर ने सारे रिकॉर्ड्स अपने दिमाग में रखे थे, किसी तरह का कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसके काम के सभी सीक्रेट्स अब मेरे खून में ही बचे थे। मुझे ये इसलिए भी पता है क्योंकि मेरा काफ़ी सारा खून लिया गया। और हम देखते हैं ये इमेज जहाँ दूर से ही फीमेल के ब्लड लिया जा रहा है। फ्रेंची आगे बताता है, जैसे जैसे टाइम गुजरा मैंने कई बार भागने की कोशिश करी, और जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी मैंने उसके साथ वही किया जो मुझे ठीक लगा। और यहाँ हम देखते हैं कि फीमेल को रोकने वालों की लाशें पड़ी होती हैं। थोड़ा कॉमिक से हटकर फैक्ट, अगर आपने बॉयज़ की नई एनिमेटेड डायबॉलिकल सीरीज देखी होगी तो इस इमेज को देखकर आपको उस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की वाइब आ रही होगी, जहाँ एक छोटी बच्ची कंपाउंड वी के इफेक्ट की वजह से अनजाने में ही वॉर्ड के कई गार्ड्स को मार देती है। खैर, फ्रेंची आगे कहता है, मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं यहाँ रहना डिज़र्व नहीं करती हूँ, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने बाहर जाकर कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करी, पर जब तक मैं उन्हें समझ पाती मुझे दोबारा पकड़ लिया जाता था। मैंने गार्ड्स की बातें सुनकर जितनी लैंग्वेज सीखी थी, उससे मुझे ये समझ आया कि मेरे खून से उन्हें कुछ नहीं मिला, और अब शायद वो मुझे एक वेपन की तरह यूज़ करेंगे, अगर वो ऐसा कर पाए तो। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो मुझे जान से मार देंगे। और इसलिए मैंने एक आखिरी बार हमेशा के लिए भागने की कोशिश करी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फीमेल वहाँ से भाग चुकी होती है और उसे पकड़ने के लिए वो कंपनी अपनी एक आर्म्ड यूनिट को भेजती है, जो किसी सीवर में फीमेल को ढूंढ रहे होते हैं। पर उस कंपनी का ये मिशन बुरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि फीमेल एक एक करके सभी लोगों को बुरी तरह से मार देती है। पर यहीं हम देखते हैं बॉयज़ को, जिसमें अभी मैलरी, बुचर, MM और फ्रेंची होते हैं। वेल, एग्जैक्टली वहीं पर नहीं, पर एक्चुअली उस सीवर के ऊपर, जिन्हें अब तक फीमेल और उसकी पावर्स के बारे में पता चल चुका होता है, और वो उसे ले जाकर अपनी टीम का मेंबर बनाना चाहते हैं।
फीमेल की हिस्ट्री को देखते हुए वो दिमाग लगाते हुए डायरेक्ट फीमेल के सामने नहीं जाते हैं, बल्कि उस सीवर में एक बेहोश करने वाली गैस का ग्रेनेड फेंक देते हैं। इनफैक्ट इस बात के लिए वो उस यूनिट का मजाक भी उड़ाते हैं कि उन्हें फीमेल को पकड़ने आने से पहले ऐसा ही करना चाहिए था, जिससे उन्हें मरना नहीं पड़ता। खैर, इस गैस से काम बन जाता है और बॉयज़ फीमेल को पकड़कर उसे बांधकर प्लेन के थ्रू अमेरिका ला रहे होते हैं। पर अभी भी एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि फीमेल के पास कोई भी सोशल स्किल नहीं होती, ना ही कोई एजुकेशन। इनफैक्ट उसे लैंग्वेज भी पूरी तरह से नहीं आती। पर फ्रेंची उस इनोसेंट सी बच्ची को देखकर, जिसे ये भी नहीं पता कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, यहाँ वॉलंटियर करता है कि ना सिर्फ वो फीमेल को टीम से जुड़ने में हेल्प करेगा, बल्कि उसे बेसिक ह्यूमन स्किल्स भी सिखाएगा। फिर हम देखते हैं कि जब बॉयज़ अमेरिका पहुंच जाते हैं तो फीमेल को एक रूम में सुलाया जाता है, जहां फ्रेंची उसके उठने का वेट कर रहा होता है। फीमेल के उठते ही एक अजनबी को अपने सामने देखकर फीमेल का पहला रिस्पॉन्स उस पर अटैक करने का होता है, पर फ्रेंची पास में पड़ी एक चेयर पर रखे कपड़े की तरफ इशारा करता है और फीमेल रुक जाती है। इसके बाद फ्रेंची उसे खाना भी देता है और लास्ट में उससे कहता है, लेट मी हेल्प। और तब से फ्रेंची फीमेल को सभी चीज़ें सिखाता है और उसे बॉयज़ टीम का पार्ट बनाता है। ये सब सुनने के बाद ह्यूई कहता है, तो जब सब मुझे अपनी कहानियाँ सुना ही रहे हैं कि वो कहाँ से आए हैं और एक्सेट्रा, तो बुचर की कहानी का क्या? जिस पर फ्रेंची जवाब देता है, ओह ह्यूई, वो फाइल सील्ड है, मतलब अगर वो फाइल सच में एग्जिस्ट भी करती हो तो। और यहाँ हमें पता चलता है कि भले ही बाकी सब अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, पर बुचर की कहानी बाकी बॉयज़ को भी नहीं पता, और ना खुद बुचर उसे कभी खुद बताने वाला है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि फीमेल वहाँ से बाहर जाकर एक सबवे में चढ़ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो काफ़ी उदास होती है, पॉसिबली अपनी ज़िंदगी भर के अकेलेपन की वजह से। और इसी के साथ ये इशू साथ ही वॉल्यूम 6 ख़त्म हो जाता है। सो इस वॉल्यूम में हमें पहले पेबैक टीम और उनका डाउनफॉल दिखा, साथ ही बुचर के अलावा बाकी टीम मेंबर्स का कॉमिक ओरिजिन हमें इस वॉल्यूम में जानने को मिला। और कहीं ना कहीं इस वॉल्यूम से गार्थ एनिस ने यह भी इंडिकेट कर दिया कि भले ही ये स्टोरी 7, वॉट और बॉयज़ के बारे में हो, पर अब इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर ह्यूई बन चुका है। उसके अलावा हमें बॉयज़ टीम का कंपोजिशन ऑर्डर भी पता चला कि सबसे पहले मैलोरी ने बुचर को रिक्रूट किया, जिसके बाद बुचर ने फ्रेंची को ढूंढा, फिर एमएम को अपने साथ जोड़ा और लास्ट में फीमेल उनके साथ आई। फिलहाल आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये वॉल्यूम आपको पिछले वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में कैसा लगा। साथ ही ये भी कि अभी तक आपका कॉमिक्स का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन रहा है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।